देहरादून में एनएसए के साथ साइन हुआ एमओयू। युवाओं को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की देगा ट्रेनिंग। कौशल विकास योजना का सीएम ने किया विस्तार। कृषि विभाग के सहायकों लेखकारों को मिला नियुक्ति पत्र। शासकीय आवास पर सीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। ट्वीट कर लिखा, रोजगार से समृद्धि की ओर बढ़ते कदम। 26 फरवरी को होगी उत्तराखंड बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। प्रत्याशियों के नाम पर लग सकती है मुहर। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड लगाएगा नामों पर आखिरी मुहर। 28 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हल्द्वानी में कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। कई लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से करेंगे वार्ता। टिहरी और चक्राता में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल। सड़क और एम्बुलेंस नहीं होने से कंधों पर मरीज को ले जा रहे तीमारदार। तस्वीरों को झुठला रहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी। बुरा फंसा हल्द्वानी बवाल का मास्टरमाइंड। अब अचल संपत्ति पर भी चले होगी कार्रवाई। बस 7 दिन का मिला समय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं अब खबरों का। सबसे बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। हरक सिंह रावत को बढ़ सकती है मुश्किलें। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को ईडी का समन जारी हुआ है। देहरादून से खबर, हरक सिंह रावत की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को ईडी का समन। बहु अनुकृति गुस्साई को लेकर भेजा गया समन। पूर्व में भी उनके आवास पर ईडी की हुई थी छापेमारी। हरक सिंह रावत की बढ़ सकते हैं मुश्किलें। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को ईडी का समन। बहुअनुकृत गुस्साई को लेकर जारी हुआ समन। पूर्व में भी उनके आवास पर ईडी की कार्रवाई हो चुकी है। देहरादून से खबर, हरक सिंह रावत की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को ईडी का समन। बहुअनुकृत गुस्साई को भी भेजा गया समन। पूर्व में भी उनके आवास पर ईडी की हुई थी छापेमारी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को ईडी का समन। विधानसभा देहरादून में विशेष अधिकार हनन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पीएमजीएसवाई के चीफ आरपी सिंह की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा की गई। कमेटी के अध्यक्ष खजान दास का कहना है कि कैबिनेट बैठक में 2 पक्षों को सुना गया। इसके बाद विशेष अधिकार कमेटी अपनी रिपोर्ट को विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगा, जहां अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेंगी। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने पीएमजीएसवाई के चीफ आरपी सिंह की कार्यप्रणाली को लेकर विधानसभा में सवाल उठाया था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने एक कमेटी का गठन किया था। देखिए, आज विशेष अधिकार समिति की बैठक थी और उस बैठक में दोनों पक्षों को आज आमंत्रित किया गया था। चीफ पीएमजीएसवाई और माननीय विधायक चक्राता श्रीमान प्रीतम सिंह जी को, और दोनों पक्षों को सुना गया और उसके बाद जो डिसीजन है वो सुरक्षित रखा गया। आने वाली जो तारीख होगी उसमें ये डिसीजन लिया जाएगा। फिर हम समिति अपनी रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को सौंपेगी और अध्यक्ष जी उसमें निर्णय लेंगे। यानी आज बैठक पूरी। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर नैनीताल के रामजे हॉस्पिटल के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए जम के नारेबाजी करी। धरना प्रदर्शन कर रही आशा बहनों का कहना है कि राज्य सरकार ने 18 साल पहले मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए रखी थी, लेकिन आज तक आशा वर्करों के वेतन में वृद्धि नहीं हुई। सरकार एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आशा बहनों का शोषण कर रही है। आशाओं ने कहा कि जब तक सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने के साथ रिटायर के बाद पेंशन फिक्स नहीं करती है, तब तक प्रदेश भर की महिलाएं कार्य बहिष्कार करने के साथ ही चुनाव बहिष्कार करेंगी। नगर आयुक्त हल्द्वानी के तौर पर मुख्यमंत्री होश में, होश पे तुमको
यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हल्द्वानी नगर निगम में आज आईएएस अधिकारी विशाल मिश्रा ने नगर आयुक्त का चार्ज ले लिया। चार्ज लेने के बाद उन्होंने हल्द्वानी नगर निगम की बेहतरी के लिए अपनी प्राथमिकता को बताते हुए कहा कि हल्द्वानी नगर निगम ने बड़ा स्वरूप ले लिया है। ऐसे में यहाँ की सफाई व्यवस्था, टैक्स कलेक्शन को बेहतर करना होगा। नगर निगम द्वारा शुरू की गई वैड़ी सेना को मजबूत करने के लिए और अधिक काम किया जाएगा। नवनियुक्त नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने कहा कि सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे पर भी उनकी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। पूर्व में जो भी कार्रवाई नगर निगम द्वारा की गई है वह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कि नगर आयुक्त हल्द्वानी के तौर पर मेरी जो प्रमुख जिम्मेदारियां हैं वो सबसे पहले शहर की सफाई व्यवस्था है। उस पर हम पूरे तंत्र को एक्टिवेट करते हुए और मनोयोग से पूरा नगर निगम हल्द्वानी की जो टीम है वो कार्य करेगी। और रही बात जो आपने अतिक्रमण के संदर्भ में पूछा, तो सरकारी भूमि पर कोई भी अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की ही जानी है और पहले भी होती आई हैं। हमने नगर आयुक्त रुद्रपुर के तौर पर भी की है, यहाँ पर भी करेंगे। और ये एक टीम वर्क है, सभी विभाग मिल करके आपसी सामंजस्य बना करके इसमें आगे की कार्रवाई जैसी चलती आ रही वैसी चलती रहेगी। मैं अभी बता ही रहा था आप लोगों को, फिर से बता दूं कि सरकारी भूमि यदि बचेगी तभी आम जनमानस की सुख सुविधाओं के लिए इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, आंगनवाड़ी केंद्र और भी जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके लिए हम सुख सुविधाएं आम जनमानस को दे पाएंगे। खबर ऋषिकेश से है, जहाँ नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 43वीं राष्ट्रीय अधिवेशन 24 फरवरी से एम्स ऋषिकेश में आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सा विशेषज्ञ डिजिटल हेल्थ, इंटीग्रेटेड हेल्थ सहित स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार मंथन कर व्यापक चर्चा करेंगे। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा। नंबर 1, भारत के ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को एक दिशा दी है, स्वच्छ भारत के माध्यम से और अब स्वस्थ भारत के माध्यम से। क्योंकि आपने देखा है कि स्वच्छ भारत होते ही बहुत सारी चीज़ें इस देश की और लोगों की दृष्टि बदली है। में जो 2 दिवसीय अधिवेशन है, इसमें देश के ख्याति प्राप्त चिकित्सक जुड़ करके 1800 से अधिक की संख्या में आने वाले चिकित्सक, चिकित्सा छात्र छात्राओं जो मेडिकल एवं डेंटल के हैं, उनके बीच में अनेक सुंदर विषय रखने जा रहे हैं, जिसमें इंटीग्रेटिव मेडिसिन पे चर्चा डॉक्टर वाईके गुप्ता एम्स जम्मू के अध्यक्ष के द्वारा रहेगी। खबर उत्तराखंड से है, जहां भारत नेपाल सीमा के शारदा बैराज में ब्रिटिशकालीन पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें दोनों देशों को जोड़ने वाला पुल पर आवागमन बंद हो गया। लोगों को पुल के नीचे रोखड़ से आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। जी, ये अब महाकाली शारदा पुल कहते हैं इसको। ये पहले कहते थे, हम लोग सुने हुए हैं, ये शारदा नदी में लगी हुई पुल अंग्रेज के ज़माना की है। अभी ये बहुत जीर्ण हो गया, इसकी वजह से ये टूट गया। टूटने की वजह से नीचे से रास्ता बना के रखे हैं और इस रास्ते की वजह से सब लोग को अब इंडिया नेपाल को आते जाते वाले में बहुत परेशानी हो रही है। अगर ये पुल अच्छी सी बन जाए तो यहाँ से आने जाने का सभी रास्ता अच्छा रहता था, सब लोग को मतलब एहसान होते थे, सजिल मतलब रास्ता सही रहता था। इसलिए इस पुल के नीचे से हमें आने में नदी के किनारे से पत्थर है। अब पत्थर में कोई गाड़ी गिर जाती है, आदमी लोग परेशानी हो जाती है, किसी को चोट पटक भी लग रही है। अभी बहुत मुसीबत आ रही है इस। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के पास कीर्ति नगर तहसील क्षेत्र में गुलदार के 5 अलग अलग हमले में 5 महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल गुलदार का पहला हमला कीर्ति नगर में नैथाना के पास हुआ, जहां जंगल के से घास लेकर और लकड़ी लेकर आ रही सुमित्रा देवी और मेघना का गुलदार ने पहला हमला किया और दोनों महिलाओं को घायल कर दिया। महिलाओं के शोर मचाने पर गुलदार जंगल की ओर भाग गया। ग्राम सभा नैथाना है, वहाँ पर ऊपर एक पानी का टैंक है हमारा। वहाँ पर ये हमारी बहनें वहाँ पे जंगल में घास काटने जा रही थी। वो घास लेके घर आ रही थी, उन पे बाघ ने हमला कर दिया। हमने कई बार वन विभाग को उसकी सूचना दे रखी है, पर उसके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और आज भी
शासन प्रधान को पूरी सूचना दे दी गई है। मैं अभी यहाँ पे गुलदार का हमला हो गया है, आप लोग अलाउटमेंट करवा दें कि कोई और क्षति ना हो। मैंने स्वयं आके अभी इमरजेंसी में निरीक्षण किया है, तो पता चला है कि कीर्तिनगर ब्लॉक के नथाना क्षेत्र से 2 महिलाएं हमारे इमरजेंसी में आ चुकी हैं और उनको बहुत ज़्यादा चोट नहीं है, हाथ में थोड़ी थोड़ी चोट आई हुई और उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। हालत स्थिर है दोनों की। तीसरी महिला को भी लाया जा रहा है जी हाँ, संज्ञान में आ रहा है कि तीसरी महिला को भी अटैक कर दिया गया है और वो भी आने वाली, तो हमारी पूरी टीम तैयार है और क्या क्या आपने क्या कैसे कैसे जान बचाई आपने? वो वहाँ पे जब ना हमने पत्थर पुत्थर फेंका तो हम सीधे घर के लिए आ गए। एक व्यक्ति ने थाना थराली में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसके उनके द्वारा बताया गया कि एक युवक द्वारा लॉकडाउन के दौरान मेरी नाबालिग बेटी का नहाते हुए वीडियो बना लिया गया था, जिसके आधार पर वह लगातार मेरी पुत्री का शारीरिक व मानसिक शोषण करता रहा और इसी दौरान उसके द्वारा दबाव बनाकर मेरी पुत्री से उसके अश्लील वीडियो मांगे गए और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसकी सूचना हमें कल प्राप्त हुई। साथ ही पूछने पर मेरी पुत्री ने बताया कि प्रदीप उसे जान से मारने की धमकी देता है। वादनी की तहरीर पर अभियुक्त पर मामला पंजीकृत कर जिस पर चमोली एसपी पुलिस के आदेशानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष थराली के निर्देशन में अभियुक्त प्रदीप सिंह को रुद्रपुर से गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायालय में पेश किया गया। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक ले जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के बहराइच से गिरफ्तार किया है। आरोपी निवेश के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। देहरादून की एक महिला को झांसा देकर 37 लाख रुपए की ठगी की थी, जिस पर महिला की शिकायत पर एसटीएफ ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसी माह हमारे पास साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक मामला आया था, जिसमें शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया था कि उनके साथ में उनकी एसबीआई की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, उसको रिन्यू कराने के नाम पर, उसमें अधिक इनको रिटर्न दिलाने के नाम पर और काफ़ी समय से धोखाधड़ी की जा रही थी और लगभग 37 लाख रुपए इन्होंने गंवा दिए थे। इस संबंध में हमारे द्वारा एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और उसी क्रम में एक अभियुक्त को बहराइच से गिरफ्तार किया गया है, जो कि पूरी तरह से इस गैंग को ऑपरेट कर रहा था और इसको आगे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में पहाड़वासियों को लगातार मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आलम यह है कि डबल इंजन की रफ्तार से विकास का दावा करने वाली बीजेपी के राज में भी ये संघर्ष कम नहीं हुआ। दरअसल उत्तराखंड के टिहरी और चक्राता से दुखी करने और सरकार के दावों की पोल खोलती हुई तस्वीर सामने आई है। पहले टिहरी जनपद की बात करें तो यहाँ प्रताप नगर के चौड़ एवं लंब गांव सीएससी अस्पताल का एक वीडियो सामने आया, जहां दर्द से एक महिला कर्रा रही है, लेकिन अस्पताल में महिला को उपचार देने वाला एक भी स्टाफ नहीं है। पीड़िता के तीमारदार ने वीडियो बनाकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की पोल खोल दी। वहीं इस मामले की टिहरी जिला प्रशासन ने भी जांच कराई। जांच में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से इन सभी आरोपों का खंडन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि अस्पताल का स्टाफ अस्पताल के प्रथम तल में महिला मरीज के उपचार में व्यस्त था। वहीं दूसरी तस्वीर चक्राता के उदावा गांव की है, जहां पर सड़क न होने की वजह से बीमार बुजुर्ग को ग्रामीण डंडी कंडी पर लाद कर 9 किलोमीटर तक पैदल चले। बताया जा रहा है कि गांव में रहने वाले 70 वर्षीय काडिया भारती की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। गांव में सड़क न होने से बीमार बुजुर्ग को डंडी कंडी के सहारे बर्फीले रास्ते से होकर ग्रामीण किसी तरह उप जिला चिकित्सालय विकासनगर लेकर आए, लेकिन बुजुर्ग की हालत गंभीर होने पर यहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों की माने तो बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई, जिस वजह से उन्हें समय से इलाज नहीं मिला। वहीं राज्य में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। देवभूमि उत्तराखंड में मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ों की बदहाल स्वास्थ्य,
शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था से पलायन लगातार बढ़ रहा है। वहीं पहाड़ों में रहने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के टिहरी और चक्राता में देखने को मिला, जहां टिहरी के प्रताप नगर में चौड़ लंब गांव CHC अस्पताल का एक वीडियो सामने आया, जहां दर्द से एक महिला कराह रही है, लेकिन अस्पताल में महिला को उपचार देने वाला एक भी स्टाफ मौजूद नहीं है। पीड़िता के तीमारदार ने वीडियो बनाकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी है। दूसरी ओर चक्राता के उदावा गांव में सड़क न होने की वजह से बीमार बुजुर्ग को ग्रामीण डंडी कंडी पर लाद कर 9 किलोमीटर तक पैदल चले, लेकिन अस्पताल में भर्ती करते ही अगले ही दिन बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों की माने तो बुजुर्ग को समय से इलाज नहीं मिल पाया। राज्य में अब बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। उत्तराखंडी होने के नाते हम सबके लिए डूब मरने जैसा है। अगर हम 23 साल के उत्तराखंड गठन के बावजूद भी अपनी मातृ शक्ति को न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं दे पा रहे हैं। प्रसव के समय कहा जाता है कि केवल बच्चे का ही नहीं, माँ का भी पुनर्जन्म होता है। ऐसे में अगर हमारे अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, तो फिर मुझे लगता है मुख्यमंत्री के ये सारे कार्यक्रम जो ईजा, बेड़ी, बेटी, बुआरी, महिला सम्मान, नारी शक्ति वंदन और महिला सशक्तिकरण की जो बड़ी बड़ी डींगे वो हाँक रहे हैं, वो सब धत्ता साबित होती हैं। उनको वस्तु स्थिति देखनी चाहिए, धरातल पर देखना चाहिए कि उन्होंने आज उत्तराखंड का क्या हाल कर दिया। देखिए, जहाँ पे जिस प्रकार की परिस्थिति है उसमें भी हमने ऐसे जहाँ पे दुर्गम स्थान है, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे हमने डोला पालकी की भी व्यवस्था की गई है। और सभी लोग जितने भी हमारी आशा बहनें हैं, हमारे जहाँ वहाँ पे जो भी स्टाफ है हेल्थ का, सभी लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और कहीं पे अगर ऐसी स्थिति आती है तो उनके लिए भी जहाँ पे नहीं सड़क गई है या 1-2 मकान बहुत दूर है तो वहाँ पे पालकी की व्यवस्था रहती है, लेकिन ये है कि समय से सूचना मिल जाए। आपको बता दें कि राज्य को बने 23 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज भी पहाड़ वासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेहतर सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। पलायन आयोग की रिपोर्ट की माने तो उत्तराखंड में हर रोज औसतन 230 लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं, जबकि 2018 से पहले तक ये आंकड़ा 138 था। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में वर्ष 2008 से 2018 के बीच कुल 5,02,717 लोगों ने पलायन किया, जबकि पलायन आयोग के गठन के बाद 2018 से 2022 के बीच बीते 4 वर्षों में ही ये आंकड़ा करीब 3,35,841 पहुंच गया है। बेहतर सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। बहुत बुरे हालात हैं। 6-7 साल हो गए बीजेपी को शासन में, और लगातार कोरोना का टाइम हमने देखा, उसमें पूरी तरह फेलियर रहा। और अभी भी आप देखिए, दून हॉस्पिटल जैसे अस्पताल में रात भर डॉक्टर ना मिलें और मरीज मर जाए, वो आपने अभी हफ्ते भर पहले देखा है। चक्राता की वैसी घटना है। हमारे रानीखेत में जो गैरसैंण तक के एरिया को देखता है, वहाँ डॉक्टर्स की कमी, लगभग पर्वतीय क्षेत्र डॉक्टर विहीन है, स्पेशलिस्ट नहीं है। और उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य की हालात है वो बहुत ख़राब है और दिन प्रतिदिन बदतर हो रही है। देखिए, आज जो राज्य का गठन है उसको 23 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 24वां वर्ष अब शुरू होता है। आप ये बताइए, 22 से 23 वर्ष में जब राज्य बना था तो उस समय में एक पलायन की नीति बनी थी, पलायन आयोग बना था। उसको लेकर के अभी तक जो भी सरकार रही हो, चाहे पूर्व की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान सरकार रही हो, उन्होंने कोई ठोस नीति तैयार नहीं की। और पलायन होने का मेन मकसद है, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पर रोजगार की सुविधाएं नहीं है। मूलभूत सुविधाएं अगर मुझे उपलब्ध होंगी तो मैं क्यों पलायन करूँगा। कुल मिलाकर राज्य गठन के 23 साल बाद भी पहाड़ वासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये चिंता की बात है कि मौजूदा डबल इंजन की सरकार में भी लोग बेहतर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति कठिन है और ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक पहाड़ वासियों की समस्याओं का समाधान सरकार कर पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे देखिए के न्यूज़ का खास प्रोग्राम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान के साथ।